हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वह बहुत ही एक कॉमन ऑपरेशन है जो गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ पे जैसे ही विंटर का मौसम आज शुरू होता है, दिसंबर जनवरी विंटर का सीज़न शुरू होता है, काफ़ी लोग वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही गायनेकोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है हिस्टेरेक्टमी यानी कि गर्भाशय निकालने की सर्जरी, तो उनको लगता है कि विंटर सीज़न में करवाए तो बेस्ट रहता है। तो आज ऐसे ही जिन लोगों को यह ऑपरेशन की ज़रूरत है उनके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आज यह टॉपिक और यह वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस है, वह वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व कर सके। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि बच्चादानी यानी कि गर्भाशय का थैली, जिसे मराठी में गर्भ पिशवी कहा जाता है, गुजराती में उसे गर्भाशयनी थैली ऐसे बोला जाता है, और इंग्लिश में हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी यानी कि यूट्रस निकालने का ऑपरेशन। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हिस्टेरेक्टमी का अर्थ क्या होता है, हिस्टेरेक्टमी यानी कि गर्भाशय का थैली निकालने की ज़रूरत कौन से पेशेंट में होती है, यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ऑपरेशन के पहले क्या क्या रिपोर्ट्स ज़रूरी रहते हैं, क्या क्या परहेज़ बिफोर द ऑपरेशन ज़रूरी रहती है, ऑपरेशन का प्रोसीजर, ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या क्या परहेज़ रखना है, खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ। पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि गर्भाशय का थैली यानी कि बच्चादानी क्या होता है। जैसे आप सब देख सकते हो यहाँ पे यह पिक्चर में कि यह जो है यह गर्भाशय का थैली है यानी कि बच्चादानी है। यह दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, यह दोनों बाजू के ओवरीज है, और यह जो है सर्विक्स जिसे हम बोलते हैं वह है गर्भाशय का मुख, और यह जो स्पेस है ये वजाइना है। सो जब भी हम ऑपरेशन एडवाइस करते हैं हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन, तभी हम बात करते हैं कि ये गर्भाशय का थैली निकालने की सर्जरी, यानी कि किसी भी महिला का अगर बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन किया जाता है तभी उसे हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। अभी मैं बताने वाली हूँ कि हिस्टेरेक्टमी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि गर्भाशय का थैली अगर निकालते हैं, उसके साथ उसका मुख निकालते हैं तो उसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। अगर दोनों बाजू का फैलोपियन ट्यूब निकालते हैं तो उसे हिस्टेरेक्टमी विद द बाइलेटरल सैल्पिंगेक्टमी बोलते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर अंडाशय यानी कि ओवरीज नॉर्मल है तो उसे हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि यह जो अंडाशय रहता है उसमें से महिला के जो हार्मोन्स रहते हैं वह यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और अगर दोनों बाजू के ओवरीज नॉर्मल है तो उसे नहीं निकालते हैं। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ओवरीज में प्रॉब्लम है, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस या ऐसी कोई तकलीफ़ है, यहाँ पे कोई कैंसर की गांठ है अंडाशय में, तो उसे निकालना ज़रूरी रहता है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सी महिला को गर्भाशय का ऑपरेशन ज़रूरी रहता है, यानी कि इंडिकेशंस ऑफ हिस्टेरेक्टमी। इंडिकेशंस ऐसे हैं कि जैसे कोई महिला को अगर बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रहा है ड्यूरिंग द मेंसेस, जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है उसमें 5 to 7 डेज ब्लीडिंग होता है, लेकिन अगर किसी महिला को मोर देन 7 डेज ब्लीडिंग हो रही है, यह जो ब्लीडिंग है इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लॉट्स, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कोई तकलीफ हो रहा है, जिसके मोस्ट कॉमन रीजंस है कि अगर आपके बच्चादानी के अंदर, अगर यह बच्चादानी के अंदर फाइब्रॉइड्स के गांठ है यानी कि जो चर्बी के फैटी टिश्यू के गांठ है, या तो इसका जो मिडल लेयर है उसका थिकनेस बढ़ रहा है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे पेशेंट्स हैं कि जिनको क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कि अगर कंटिन्यूअस पेड़ों के निचले भाग में अगर पेन हो रहा है, जिसका मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है कि एंडोमेट्रियोसिस यानी कि चॉकलेट सिस्ट, किसी को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या तो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, ऐसे पेशेंट में भी गर्भाशय का थैली निकालने का ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे जो पेशेंट्स हैं जिनका मेनोपॉज ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि
उनको जो पीरियड्स है 12 मंथ्स कंटिन्यूस पीरियड्स नहीं आया है और उसके बाद यानी कि 2 साल 3 साल के बाद अगर ब्लीडिंग शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पे जो गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग है उसका जो थिकनेस है वो बढ़ रहा है, और अगर हम प्रूव करते हैं कि वहाँ पे कोई कैंसर नहीं है तब भी ही आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का जो रीज़न है दैट इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यानी कि गर्भाशय का कैंसर। और जो इंडिकेशंस है हिस्टेक्टमी की, जैसे कि किसी का बच्चादानी अगर नीचे आ गया है, जैसे कोई पेशेंट है जिनका 3 और मोर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज हुए हैं, डिलीवरीज के बाद अगर रूटीन जो एक्सरसाइज वगैरह रहते हैं वो नहीं किए हैं, जो लिगामेंट्स हैं वो अगर वीक है, तो ऐसे पेशेंट को बच्चादानी नीचे आ जाती है। उसके साथ साथ ही पेशाब का जो थैली रहता है वो भी नीचे सरक जाता है और उनको ऐसी तकलीफ़ हो सकती है जैसे कि भारी वज़न उठाते हैं तभी पेशाब छूट जाता है, या तो खांसी वगैरह करते हैं तभी भी पेशाब छूटने की तकलीफ़ हो सकती है। दूसरे जो पेशेंट्स हैं जिसमें कैंसर की संभावना है या तो कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जैसे कि ओवरीज का कैंसर है, या तो यूट्रस का कैंसर है, या तो सर्विक्स का यानी कि गर्भाशय का जो मुख है उसका अगर कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट में भी हिस्टेक्टमी यानी कि बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है, जैसे ही उनकी डिलीवरीज होती है आइदर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, और अगर उनका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में एज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर टू प्रिवेंट द मेजर पोस्टपार्टम हेमरेज, तो ऐसे पेशेंट में भी बच्चादानी निकालने के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि गर्भाशय के ऑपरेशन जो रहता है उसके क्या क्या टाइप्स रहते हैं, यानी कि टोटल लेप्रोस्कोपिकली यह प्रोसीजर हो सकती है जिसे टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहा जाता है। दूसरा जो है कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल, यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी का रास्ता है यानी कि योनि मार्ग जो है, आधा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से होता है और आधा ऑपरेशन वजाइनल रूट से होता है, सो उसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वजाइनल हिस्टेक्टमी। और जो मेथड है जैसे कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, यानी कि सिजेरियन के दौरान जो स्कार लगाया जाता है, जो इंसिशन दिया जाता है एब्डोमिन पे, जो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 सेंटीमीटर का इंसिशन होता है, वैसे भी यह ऑपरेशन हो सकता है। और चौथा जो रास्ता है जैसे कि योनि मार्ग यानी कि वजाइनल हिस्टेक्टमी, कंप्लीट सर्जरी योनि मार्ग के द्वारा ही की जाती है, और मोस्ट कॉमनली जिनका बच्चादानी नीचे सरक गया है ऐसे पेशेंट्स में वजाइनल हिस्टेक्टमी प्रिफर्ड मेथड रहता है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन के पहले क्या क्या रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि रूटीन हम लोग प्री ऑपरेटिवली ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, तो उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स भी करवाए जाते हैं। उसके बाद सोनोग्राफी रहता है, सीटी स्कैन और एमआरआई इफ़ इंडिकेटेड, तो वह भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि इकोकार्डियोग्राम है, 2D एको है, ईसीजी है, और HRCT लंग्स, जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है तो कंपलसरी हर पेशेंट्स का HRCT लंग्स करना ज़रूरी रहता है। अब हम बात करते हैं जैसे ही आपके ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है, आपने तारीख ले लिया है, ऑपरेशन के पहले जो जो रिपोर्ट्स ज़रूरी है वो रिपोर्ट्स भी आपके हो गए हैं। अभी ऑपरेशन के पहले आपको क्या परहेज़ या तो क्या ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई पेशेंट है जिनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है तो उनको ऑपरेशन के दिन मॉर्निंग में सुबह में वो टैबलेट लेना ज़रूरी है। अगर आपको ब्लड पतला करने के लिए यानी कि खून पतला करने के लिए जो मेडिसिन रहती है जिसे ब्लड थिनिंग एजेंट कहते हैं, फॉर एग्जांपल इकोस्पेरिन वगैरह चल रहा है, तो उसे 48 आवर्स पहले यानी कि ऑपरेशन के 2 दिन पहले आपको वो टैबलेट्स बंद करनी ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक है, डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन चल रही है, तो आपको फिजिशियन को चेकअप करवाना ज़रूरी है, और वो जैसे ही आपको सलाह देते हैं वो हिसाब से वो टैबलेट आपको जो दिन आपका ऑपरेशन रहता है वो दिन आपको स्किप करनी है मॉर्निंग में।
अगर आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको गाइड किया जाता है। और जो पेशेंट है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको जो मेडिसिन चल रही है थायराइड के लिए, वह ऑपरेशन के दिन सुबह में लेनी ज़रूरी रहती है। ऑपरेशन के लिए जब आप आते हो तो वो दिन मॉर्निंग में आपका पेट साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसके लिए आपको मेडिसिन या तो पेगलेक पाउडर वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है, वह भी आपको अच्छे से लेना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो वो अच्छे से समझ के वह पाउडर लेना भी उतना ही ज़रूरी रहता है। और ऑपरेशन के पहले के दिन इवनिंग में जो आपका डिनर रहता है वह आप लाइट लेते हो, जैसे खिचड़ी वगैरह या ऐसा सॉफ्ट डाइट एडवाइस किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैडम हम जब भी ऑपरेशन के लिए आएंगे तो हमको हॉस्पिटल में कितने दिन का स्टे रहेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम आपका हॉस्पिटल स्टे जो रहता है वो 2 to 3 डेज़ का रहता है। और आपको जो परहेज़ करनी है, जैसे कि मिनिमम 7 to 15 डेज़ आपको रेस्ट करना है, और वो भी कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है। आपको जो परहेज़ करना है उसके बारे में आपको विस्तारित रूप से बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, ज़्यादा जो शारीरिक गतिविधियाँ का जो काम रहता है जिसमें ज़्यादा पेड़ों के भाग में प्रेशर पड़ता है, वैसा काम आपको नहीं करना है। जैसे कि जॉगिंग है, जिमिंग है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, ओवर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, कपड़े धोना है, या तो हैवी वेट लिफ्टिंग है, या तो पोछा लगाना वगैरह है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको खाना बनाना है तो आप वो एक काम कर सकते हो आफ्टर 7 डेज़ ऑफ सर्जरी। दूसरी जो बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आफ्टर द ऑपरेशन, जैसे आपको खांसी की तकलीफ़ है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है, यह प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। जनरली उसके रिगार्डिंग जो भी मेडिसिन वगैरह रहते हैं, सिरप वगैरह रहते हैं, वो दिए जाते हैं। दूसरा कि अगर किसी को यात्रा करना है तो लंबी जो सफ़र है आपकी, वह आप 2 to 3 वीक्स यानी कि 15 to 20 डेज़ तक अगर लंबी मुसाफरी यात्रा ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको कार वगैरह चलाना है तो वह भी आप 2 to 3 वीक्स के बाद चला सकते हो। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो शारीरिक संबंध है वह आप 6 to 8 वीक्स के बाद, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बाद ही शारीरिक संबंध रखें। काफ़ी सारे पेशेंट्स के सवाल होते हैं कि मैम हमको घर पे क्या परहेज़ रखनी है और घर पे हमको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या ध्यान रखना है। तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको ज़मीन पे नीचे नहीं बैठना है, हैवी वेट लिफ्टिंग जैसे मैंने बताया वैसे आपको हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है उसके बाद आपको खाने पीने में परहेज़ रखना ज़रूरी रहता है। जैसे कि आपका टोटल वाटर इनटेक जो है वो मिनिमम 8 से 10 ग्लास होना चाहिए। आपका जो खाना है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन करें। मौसम्बी, ऑरेंज जूस वगैरह है उसका सेवन आप कर सकते हो। वेजिटेबल सूप और टोमेटो सूप वगैरह ले सकते हैं। और आपका जो डिनर रहता है वो अगर आप लाइट रखेंगे यानी कि सॉफ्ट डाइट लेंगे आप डिनर में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यह जो परहेज है वो आपको 15 to 20 डेज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं तो वह भी आप ले सकते हो, जैसे बनाना है, एप्पल है, कीवी है, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हो। इवन आप जूसेस, जितने भी जूसेस जैसे अभी सीज़न चल रहा है, कैरेट है, गाजर है, बीट है, आंवला है, उसके भी जूसेस का सेवन कर सकते हो। और जब भी आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जाता है तभी आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं, जैसे कि ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते के अंदर आपको ब्लीडिंग या तो स्पॉटिंग हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल एक चेकअप के लिए आ जाना है। दूसरी बात कि आपको ऑपरेशन के बाद पेशाब ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है। जैसे ही आपको यूरिन पास होने की सेंसेशन होती है तो यूरिन पास करके आना है, क्योंकि यह दौरान यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, पेशाब में जलन होती है, या तो सर्दी ज़ुकाम होता है, या तो कब्जी जैसा रहता है, कॉन्स्टिपेशन जैसा, तो घबराए नहीं और तुरंत ही हॉस्पिटल आके एक चेकअप करवा लें। और नॉर्मली जो फॉलोअप एडवाइस किया जाता है ऑपरेशन के बाद, एक 10 to 15 डेज़ के बाद एक फॉलोअप रहता है और एक आपका 6 वीक्स के बाद फॉलोअप रहता है। और यह फॉलोअप रूटीनली बहुत ही रिक्वायर्ड रहता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप एनी टाइम हॉस्पिटल आ सकते हो। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी महिला को यह ऑपरेशन एडवाइस किया गया है या तो उनको ज़रूरत है यह ऑपरेशन करवाने की,
तो आपको घबराना नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके जो भी कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम जल्द ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको ये ऑपरेशन एडवाइस किया गया है तो यह वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल, सो जिनको भी ज़रूरत है उनको यूज़फुल हो सकता है। वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स।